हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का इतिहास, और इतिहास में एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव सेशन था, ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा था। और आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास ज़रूर कर रहे होंगे। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, सलाह देंगे, ताकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आपको बिहार बोर्ड में 100% तो नहीं, 95% पूछे जाने की गारंटी है कि पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा विश्लेषण ये देखिए, तो विश्लेषण एक ऐसा विश्लेषण आपको दिखाया जाएगा कि पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑप्शन के साथ निचोड़ आपको दिया जाएगा। यदि आप इतिहास नहीं भी पढ़ें, पूरा कहानी आप नहीं भी पढ़ें, तो आपको बिल्कुल अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि यह आपके लिए योगदान साबित हो सकता है अर्थात वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग, यह वीडियो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने कुछ प्रश्न चर्चा किए थे। जो प्रश्न था आपका, ये लास्ट प्रश्न उस दिन चर्चा किए थे पार्ट 1 में, जिसमें था 21वां प्रश्न तक चर्चा किए थे। आप एक प्रश्न देख लीजिएगा, उसमें लास्ट था युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था। ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया था। युवा इटली संस्था, देखिए इटली में 2 संस्था, एक थी मेजनी ने 2 संस्था बनाए, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप पार्टी। एक यंग यूरोप पार्टी, एक यंग, देखिए लिखा हुआ है युवा इटली। युवा का मतलब यंग भी कह सकते हैं, जवान भी कह सकते हैं। तो यंग इटली पार्टी का स्थापना किया था मेजनी, और एक यंग यूरोप पार्टी का स्थापना किया था। यंग यूरोप और यंग इटली पार्टी का स्थापना किया था। 2 पार्टी बनाया था। इसके साथ साथ मेजनी के बारे में कहा जाए तो मेजनी आदर्शवादी अधिक था और व्यवहारिक कम था। और मेजनी एक गुप्त संगठन कार्बो नारी का सदस्य था, और गुप्त संगठन कार्बो नारी था जो क्रांतिकारी घटनाओं का अंजाम देते थे। अगर मेजनी से ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप इसको संभवतः अवश्य बना लीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन होगा कौन, मेजनी था। ऑप्शन ये होगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का एक नया प्रश्न होगा, और बिल्कुल नए प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो शायद आपके लिए अनजाना प्रश्न साबित हो सकता है। देखिए प्रश्न क्या है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क बताया जा रहा है कि बिस्मार्क क्या था। आप लोग पहले बताइए कि बिस्मार्क किसके एकीकरण में भाग लिया था, इटली का या जर्मनी का। अगर इटली के एकीकरण की बात किया जाए तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी, ये तीनों का योगदान बहुत था। ये तीनों ने ही इटली में किया था। लेकिन अगर देखा जाए बिस्मार्क का, तो जर्मन के एकीकरण में था। और जर्मन में सबसे ज़्यादा कूटनीति करने वाला, जर्मन का एकीकरण करने वाला जो बिस्मार्क ही था। और बिस्मार्क के बारे में देखा जाए तो कहेंगे एक महान कूटनीतिज्ञ या बड़े कूटनीतिज्ञ था। ये कवि नहीं था। कवि तो लॉर्ड बैरन कवि थे, जो इंग्लैंड के थे और यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे। नाटककार थे नहीं, संगीतकार तो थे नहीं, क्योंकि क्रांति में नाटककार और संगीतकार का योगदान बहुत कम होता है। हालांकि ये पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायता करते हैं, पहले से नाटक के और कहानी के माध्यम से थोड़ा सा क्रांति को बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों ने मुद्दा बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क के बारे में कहते हैं कूटनीति था। इन्होंने कूटनीति के बारे में बताया तो इन्होंने पहले डेनमार्क से युद्ध किया और ऑस्ट्रिया से सहायता लिया। ऑस्ट्रिया से मिला और डेनमार्क से युद्ध किया। बाद में फिर ऑस्ट्रिया को भी लड़ा, ऑस्ट्रिया को भी हराया। तो इसी को कूटनीति कहते हैं। मतलब एक से सहायता लेना, दूसरा से लड़ना, फिर उसको जिसको सहायता लिए थे उससे फिर लड़ना। ये तो कूटनीति की बात ही हो जाएगा। अब ये अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन होना है ये कूटनीतिज्ञ। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 23वां प्रश्न है, सर्डिनिया पिडवान का शासक कौन था। देखिए सर्डिनिया पिडवान का शासक कौन था। अगर हम इटली की बात करें तो इटली में जो शुरुआत में सर्डिनिया पिडवान ही था, जहाँ के शासक विक्टर इमैनुअल था। अगर देखा जाए सर्डिनिया पिडवान ये था इटली का क्षेत्र। इटली कई भागों में विभाजित था। सर्डिनिया पिडवान हो गया, लोम्बार्डी हो गया, वेनेसिया हो गया, सिसिली हो गया, पोप का गणराज्य हो गया। कई भागों में ऐसे लगभग 9 राज्यों में बांटा गया था, जो इसको मेटरनिक ने बांटा था। और इसमें पूछा जा रहा है कि सर्डिनिया पिडवान का शासक कौन था। ताकि सर्डिनिया पिडवान जब मेटरनिक 1815 ईस्वी में एक संगठन बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद से, जिसको वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं, 1815 ईस्वी में। इसी में सर्डिनिया पिडवान के राजा, यानी सर्डिनिया पिडवान के जो शासक था, सर्डिनिया अलग है, पिडवान अलग है, थोड़ा सा अलग है, टापू की तरह है। देखिए और इटली के नक्शा की बात की जाए तो इधर है
ये बड़ा हो गया, तो ये क्षेत्र हो गया सर्डिनिया, फिर बाद नीचे है थोड़ा सा जगह सा होगा, यहाँ पे पिडवांट है। तो सर्डिनिया और पिडवांट के ये दोनों शासक एक को दिया गया था। ये दिया गया था किसको? विक्टर इमैनुअल को। और विक्टर इमैनुअल ने काउंट कावर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। विक्टर इमैनुअल ने काउंट कावर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था ताकि वो इटली के एकीकरण कर सके, क्योंकि ये राजा था। विक्टर इमैनुअल को ये सर्डिनिया पिडवांट दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1815 ईस्वी में दिया गया था। ये किसके समय दिया गया था? तो मेटरनिख के समय में और वियना कांग्रेस के समय इसको दिया गया था। वियना कांग्रेस में यूरोप के पूरा नक्शा को बदल कर रख दिया था, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत जगह पर एकीकरण किया था। एकीकरण करने के बाद से छोटे छोटे क्षेत्रों को एक किया, एक बड़ा क्षेत्र का निर्माण किया था। जैसे ही नेपोलियन का पराजय हुआ, मतलब नेपोलियन हार गया, इसको हराने वाला जो मेन अगर नेता देखा जाता है तो मेटरनिख का था ही। और मेटरनिख का सहयोग जो किया था सबको मेटरनिख ने कुछ क्षेत्र दिया था, और वही क्षेत्र इसको मिला विक्टर इमैनुअल को। मेन चाहिए था विक्टर इमैनुअल को पूरा इटली देना चाहिए, लेकिन ये सहयोग ज़्यादा नहीं किया था। यही कारण से इसको सिर्फ ये सर्डिनिया पिडवांट मिला। तो याद रखिएगा कि सर्डिनिया और पिडवांट का शासक कौन था? तब विक्टर इमैनुअल था। और विक्टर इमैनुअल ने अपना इटली के एकीकरण करने के लिए किसको प्रधानमंत्री के पद पर चुन किया था? तो काउंट कावर को अपना प्रधानमंत्री के पद पर चुना था। ये विलियम प्रथम तो यहाँ का नहीं, विलियम प्रथम जर्मन में भेंट होंगे आपके। जर्मन का प्रश्न आता है तो ऐसा प्रश्न आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। कैसा सेशन लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप कहानी शायद जानते होंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा नोट करते चलिएगा, आपको फायदेमंद हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या करा? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए? देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताएं, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय दौरान को तो समय कौन ब्रिटिश कवि जो शहीद हो गए? जो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस स्वतंत्रता संग्राम में यूनान पर जो अत्याचार किया जा रहा था, और यूनान पर अत्याचार कर रहा था तुर्की ने। तुर्की इस्लाम देश था और यूनान ईसाई देश था। इस्लाम देश ने ईसाई देश पर कब्जा कर लिया था। यही कारण से यूनान के कवि लॉर्ड बायरन ने यूनान के स्वतंत्रता, इंग्लैंड के कवि थे, इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन ने यूनान के स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाए कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, और उन्होंने बताया और पूरा दुनिया को बताया कि देखिए किस तरह से एक ईसाई देश पर इस्लाम देश अर्थात मुस्लिम देश कब्जा करके रखा है, वहाँ अत्याचार कर रहा है, कई हत्याएं कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है। ज़्यादातर इस्लाम में ज़्यादा यही बात उठता है कि इस्लाम जहाँ भी हावी होता है वो धर्म परिवर्तन कराता है। उसको लगता है कि हम पूरा धरती को हम इस्लाम घोषित कर दें। उसी प्रकार से यहाँ में भी उन्होंने यूनान में भी सोचा कि पूरा यूनान को हम इस्लाम बना दें। यही कारण से वहाँ गए थे ये लॉर्ड बायरन वहाँ गए थे, लेकिन लॉर्ड बायरन का सायरन बज चुका था क्योंकि इनको हत्या कर दिया था वो इस्लाम देश वालों ने। तो पूछा कुछ कौन कवि थे शहीद हो गए? तो कवि शहीद होने वाले यही थे, लॉर्ड बायरन थे। कौन थे? लॉर्ड बायरन, जो यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे। कहाँ से गए थे? ब्रिटिश से गए थे, अर्थात इंग्लैंड से गए थे, और वहाँ जाकर के शहीद हो गए। इनको हत्या कर दिया गया। हत्या कर दिया क्यों? क्योंकि पता था ये इन्होंने जो भी ईसाई देश था, ईसाई का सहयोग कर रहे थे, ईसाई के लिए अपना कविता कहानी माध्यम से लोगों को जगा रहे थे, लेकिन इस्लाम वालों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसकी हत्या करवा दिया। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए याद रखेगा, यहाँ पे ब्रिटिश कवि का था, आप इंग्लैंड के कवि भी कर सकता है। कहाँ के था? लॉर्ड बायरन कहाँ कवि था? तो कहिएगा इंग्लैंड के कवि था। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न होगा। देखिए ऐसा प्रश्न शायद ढूंढ कर निकाला गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे प्रश्न पर अगर आप बारीकी से नहीं पढ़िएगा तो ऐसे प्रश्न पास कर जाएगा, आपके दिमाग से उड़ जाएगा, कहीं बाउंस कर रहा है। प्रश्न कर रहा है जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? राज्य के बारे में पूछा रहा है। तो मुख्य रूप से हम लोग के इस चैप्टर में दो का ही घटना बहुत ज़्यादा जिक्र करने को मिलता है, एक इटली और जर्मन। कुछ साथ साथ में यूनान के भी मिल जाता है। इटली और जर्मन के बारे में सबसे ज़्यादा घटना है। देखिए अगर बताया जाए यहाँ पे कि इटली भी प्रारंभ में कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त था, और इटली को एकीकरण करने वाला, शुरुआत कर देखा जाए माहौल परिवर्तन करने वाला, छोटे छोटे राज्यों को बदल करके सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट था। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को 3 क्षेत्रों में किया था। सिसलपाइन किया था, लिंगुलियन किया था और ट्रांसपेडेन था। 3 क्षेत्र था, सिसलपाइन, लिंगुलियन और ट्रांसपेडेन। ये 3 भाग इटली को बनाया था। मतलब इटली कई छोटे छोटे भागों में विभक्त था। तो इटली को 3 भाग में मुख्य रूप से बनाया, सिसलपाइन, ट्रांसपेडेन और लिंगुलियन। तो देखिए पूछा रहा किस में? जाल वेराइन। तो जाल वेराइन तो यहाँ पर है नहीं। ये जाल वेराइन एक संस्था है जो जर्मन के लिए, किसके लिए? जर्मन के लिए। हम इटली की बात बता दें आपको,
ये जर्मन बता रहे हैं। जर्मन में क्या हुआ था कि जर्मनीकरण करने के लिए यहाँ पे जर्मन में सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण करने से पहले शुरुआत हुआ था आर्थिक एकीकरण। और आर्थिक एकीकरण करने के लिए सबसे पहले एक संस्था जारी हुआ, ये जाल विराइन। जाल विराइन कैसी संस्था थी? तो एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी। ये व्यापारी चाहते थे कि जितना जर्मन का छोटा छोटा क्षेत्र है उस सभी क्षेत्र का एक रहता तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि व्यापार करते थे तो सभी क्षेत्रों के पास अपना अपना सिक्का होता था, अपना मुद्रा था, अपने माप तौल की पैमाना थे। इन व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी कि यहाँ जाएंगे तो सिक्का, वहाँ जाएंगे तो सिक्का, वहाँ जाएंगे तो ऐसे माप तौल होगा, परेशानी झेलना पड़ता था। चाहते थे कि पूरा जर्मन एक हो जाएगा तो हमारा एक मुद्रा होगा, एक माप तौल की नीतियाँ होगी और एक भाव में कहे तो व्यापार हो सकता है। तो इसका कहाँ के था? तो जर्मन का था। और जर्मन का सबसे बड़ा राज्य यही था, प्रसा। कौन था? प्रसा। जर्मन का सबसे बड़ा राज्य यही था, कौन था? प्रसा। तो पूछेगा जाल विराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो प्रसा ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा था कि हम इटली को एकीकरण करें। लेकिन जाल विराइन एक ऐसी संस्था थी, व्यापारिक संस्था थी, जिन्होंने आर्थिक रूप से एकीकरण किया। राजनीतिक रूप से एकीकरण करने के लिए तो अलग से लोग आए थे, लेकिन यहाँ कहेंगे जाल विराइन कहाँ की संस्था थी? कहेंगे प्रसा की संस्था थी। ऑस्ट्रिया का नहीं, सर्डिनिया पिडवान तो है नहीं, इटली का आ गया है। और फ्रांस तो अलग है, फ्रांस का संस्था यहाँ पे नहीं भाग लिया है। तो आपका ऑप्शन होगा ये प्रसा। पूछेगा जाल विराइन या जाल वेरिन भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा जाल विरेन नाम था इनका संस्था का। ये चाहते थे कि जर्मन एकीकरण हो, ये भी चाहते थे। लेकिन सबसे पहले ये आर्थिक एकीकरण पूछेगा आपसे कि आर्थिक एकीकरण किसने किया था? तो जय ने किया था, ये संस्था नहीं, जाल विरेन ने किया था। चलते हैं अगला प्रश्न क्यों, अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। देखिए भाषा प्रश्न पूछा जाएगा, हंगरी की भाषा पूछेगा, हंगरी की राजधानी पूछेगा। दो प्रश्न इससे महत्वपूर्ण होते हैं। एक हंगरी की राजधानी, जैसे हंगरी को अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हंगरी मतलब भूखा समझते हैं भाषा में, इंग्लिश भाषा में, लेकिन हंगरी देश है। अगर हंगरी की राजधानी कहेंगे इसकी राजधानी तो बुडापेस्ट है। और पूछा यही प्रश्न पूछा गया कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। क्या देखिए बुडापेस्ट पूछा गया है 10वीं क्लास में, बुडापेस्ट। भाषा पर चर्चा करते, देखिए इटालवी भाषा इटली की है, इटली की भाषा है इटालवी। अगर देखा जाए पोलैंड की भाषा है पोलिश, पोलैंड की भाषा है पोलिश। वहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय भाषा कहते हैं या मुख्य भाषा कहते हैं, देखो ये फ्रेंच भाषा है, फ्रांस की भाषा है। और ये हंगरी देखा जाए तो इसकी भाषा है हंगेरियन। अगर देखा जाए इसको हंगेरियन भाषा है, हंगेरियन। इसको हंगेरियन को एक नाम और जानते हैं, मैग्यार के नाम से भी जानते हैं। ही हंगेरियन है, ये मैग्यार के नाम से भी जानते हैं। तो आपका हंगरी की भाषा पूछाती है तो हंगेरियन नहीं लिखा मिले आपको, तो मिलेगा मैग्यार। तो आपका ऑप्शन यही होगा कि मैग्यार इसकी भाषा है। अगर हंगरी की राजधानी पूछा जाए तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। याद रखेगा, पूछा गया प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो पूछेगा बुडापेस्ट। हंगरी मतलब भूखा, भूख लग जाता है मुँह से ब्रश कीजिए एंड पेस्ट की मुँह में लगाइए। आप राजधानी पूछेगा तो मैग्यार। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न क्यों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है आपसे, प्रश्न पूछा रहा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न में थोड़ा परेशानी होगा आपको, क्योंकि कई क्षेत्र मतलब कई देश मिल करके ये काम किए थे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? कौन हारा था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में? देखिए थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा। यूनान में क्या हुआ था बताया अभी थोड़ा देर पहले कहानी में। यूनान तो पहले से पता ही है कि ईसाई देश था, ईसाई देश था। और ये यहाँ के समर्थन के लिए देखिए यूनान ईसाई देश था, इस पर तुर्की ने कब्जा कर लिया। तुर्की ने क्या कर लिया? कब्जा किया। तुर्की था जो मुस्लिम था इस्लाम था। थोड़ा सा की फर्क है, ध्यान दीजिएगा। इस्लाम और ईसाई में थोड़ा सा फर्क है, ऑप्शन परिवर्तन हो जाता है, यही से अचानक नहीं पड़ेगा तो इस्लाम ईसाई दिखाई देगा, इस्लाम था ईसाई, इस्लाम दिखाई देने लगा। तो ईरान ईसाई देश था और देश है भी इस ईरान, और तुर्की था इस्लाम, और इस्लाम देश ये है। इन्होंने तुर्की ने ईरान पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। और कब्जा करने के बाद से ईरान के लोगों को धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ये चाहता था कि हमारी पूरा ईरान इस्लाम हो जाए, इस्लाम है। इसी में बताएं घटना कि इंग्लैंड के कवि आए थे यूनान में, लॉर्ड बैरन, और वहाँ यूनान के लोगों को मतलब आदर्शवादी भावनाओं को जगा रहे थे वहाँ। तब तुर्की ने वहाँ कब्जा किया, को उसको हत्या कर दिया था। अब क्या हुआ कि जब ये बात ईसाई देश जो भी मानने वाला धर्म, मतलब ईसाई धर्म के जो मानने वाले जो और भी देश थे, जैसे रूस हो गए, फ्रांस हो गए, इंग्लैंड हो गए, इंग्लैंड फ्रांस रूस, ये सब देश था, इनको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा कि हम लोग ईसाई को मानने वाले हैं, हम लोग ईसाई को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन सपोर्ट करेगा। तो इसलिए यूनान के समर्थन में आ गया रूस, फ्रांस आ गया, रूस आ गया, इंग्लैंड आ गया, ये 3 को देश ने मिल करके एक साथ तुर्की पर कार्रवाई किया। 3 पहले एक साथ मिला और एक संधि किया,
एड्रियानोपुल की संधि, और एड्रियानोपुल की संधि के तहत तुर्की का प्रभाव को हटा दिया, तुर्की से स्वतंत्र हो गया यूनान। तो तीनों देश फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ये तीनों देश जीतने वाला सोचा जाएगा, और तुर्की हारने वाला। पूछा रहा किसकी पराजय हुई थी, कौन हारा था, तो हारा था कौन, देखिए तुर्की हारा था। तुर्की के समर्थन में खाली एक देश आया था, मिस्र आया था। अब कहानी शायद याद हो, तो तुर्की के समर्थन में एक आया था मिस्र। पूछेगा कि तुर्की के समर्थन में कौन आया था, तो मिस्र की सेना आई थी। मिस्र ने वहाँ अपने समर्थन में सैनिक भेजा था ताकि हमारा जो इस्लाम जो देश है अच्छा से जीत सके। लेकिन यूनान के समर्थन में इंग्लैंड आ गया, फ्रांस आ गया, रूस आ गया था, तीन आया था, इसलिए मजबूत पड़ गया था तीनों मिलकर के और इसको हरा दिया था। तो पूछ रहा था पराजय हुई कौन देश, कौन हारा था, तो देखिए कौन हारा था, तुर्की, यानी तुर्की की पराजय हुई थी। रूस का, यूनान का, फ्रांस का, इस सब तो जीत ही गया था, यूनान फ्रांस इस सब तो एक साथ थे, जीत ही गए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा था पराजय का, तो आपका ऑप्शन होगा किसका, यानी बी हुआ, तुर्की की पराजय हुई थी। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा, ताकि हमारा उद्देश्य जो है आप लोग को शिक्षा देना, ग्रहण करना, आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर लाना यानी बढ़ाना, ये हम प्रण लिए हैं कि ऐसा हो आपके साथ, अच्छा नंबर आए आपको। इसलिए हम थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिएगा। ये प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न, इसका आंसर दीजिए आप, गलत सही जो भी आप आंसर दीजिए, ताकि आपके दिमाग में एक पैटर्न फिट होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन मतलब जो टेस्ट लगा रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, इसमें हमें कुछ पता है या नहीं। 10% 5% अपने अंदाजा से लगाइए इसका, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आंसर। प्रश्न करा, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, मतलब प्रतीक थी, एक राष्ट्रवाद का प्रतीक। मरियान के बारे में पूछा कि किस देश, जैसे प्रतीक कहते हैं, जैसे भारत का एक झंडा है, तिरंगा एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। हालांकि भारत का झंडा तिरंगा है, लेकिन नोटों पर महात्मा गांधी जी का प्रतीक भी हम लोग को मिलता है, रखते हैं, तो वो भी एक प्रतीक के रूप में भी है। अशोक स्तंभ भी एक प्रतीक के रूप में भी है, जिससे हम अशोक स्तंभ भी सिक्के पर, नोटों पर रहता है, तो एक प्रतीक है, क्योंकि ये देश मुख्य पहचान, देश का एक मुख्य पहचान होता है। उसी प्रकार से पूछा रहा है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो मरियान के बाद देखा जाए ये फ्रांस का था, ये फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक है, फ्रांस का। जैसे भारत में तिरंगा झंडा प्रतीक है ना, भारत का पहचान, कहीं भी जाते हैं तो भारत के लोग होंगे, भारत का सेना, भारत के राष्ट्र, कोई भी नेता होंगे या तो उनके पास एक झंडा होता है या उनका झंडा का एक लोगो बना होता है। तो अगर झंडा तिरंगा के अलावा भी देखा जाए तो और भी राष्ट्र का जो प्रतीक है, जैसे महात्मा गांधी का इमेज, और भी देखा जाए अशोक स्तंभ, ये सब प्रतीक है। तो उसी रूप में एक प्रतीक है कौन, मरियान प्रतीक है, और मरियान प्रतीक है कहाँ का, फ्रांस का। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबका अपना अलग अलग प्रतीक है। जर्मन का अपना मर्सिले राष्ट्रगान जर्मन का भी है, फिर यहाँ का भी है, हाँ फ्रांस का मर्सिले है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मन का जर्मनिया माता कहेंगे इसको। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना, देखिए पालना में दो प्रश्न पूछे थे, एक मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, और पूछे थे यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यहाँ प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना मतलब यूरोपीय संस्कृति और सभ्यताओं का विकास करने वाला, सिखाने वाला, यूरोप में लोगों को ज्ञान अगर दिया है तो कौन दिया है, मतलब उनको पालने किया, सिखाना काम किया, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना करेंगे यूनान। ये यूनान है, क्योंकि यूनान में मतलब ज्ञान विज्ञान ज़्यादा था, केंद्रित था, और यूनान के लोग शिक्षित ज़्यादा थे उस समय में। यूनान के ज्ञान विज्ञान और जो साहित्य था पूरे यूरोप में प्रेरित था, पूरे यूरोप में प्रसिद्ध था। आज भी अब ज़्यादातर देखते हैं कि यूनान के भी ग्रीक भाषा बोलते हैं ना, जो यूनान की भाषा ही है, ग्रीक भाषा नाम सुने भी है, यूनान की भाषा है, तो यूनानी शब्द ही है, और यही भाषा से बहुत अधिकांश शब्द का उत्पत्ति हुआ है। बहुत अधिकांश ऐसा साइंस में भी प्रूव्ड है, जो यूनान से ही लिया गया, मतलब यहीं के थे। तो पूछेगा यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहेंगे यूनान को कहेंगे। क्लियर है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहेंगे, यूनान को कहेंगे। याद रखेगा। मानव सभ्यता का पालन कहेंगे तो अफ्रीका का कहेंगे। मानव, पूरे मानव जाति कहीं भी अगर विकसित हुए हैं तो अफ्रीका से माना जाता है, क्योंकि वहीं से ही मानव सभ्यता का परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले आदि मानव बंदर के रूप में थे, और बंदर के रूप से उनका धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन हुआ, और शारीरिक परिवर्तन होने के कारण से दो पैर पर चलना शुरू कर दिए, और वही मानव में आए, और मानव का कई रूप में विकास होता गया। जो आज हम लोग मनुष्य का विकास है वो होमो सेपियंस के रूप में है। जैसे मनुष्य का दिमाग है ना, कई पैटर्न में विकसित हुआ है। आज जो दिमाग मनुष्य का है वो होमो सेपियंस के रूप में जानते हैं। ये वैज्ञानिक नाम भी है मनुष्य का। तो आप देख लीजिए, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहेंगे, यूनान को। पूरे मानव जाति का पालन किसे कहेंगे, तो अफ्रीका को कहेंगे।
मानव सभ्यता का पालन कहेंगे अफ्रीका को कहेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके साथ है अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आज का होगा। पूछ रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन, यूनियन बनने का नियम, मतलब संगठन बनने का नियम किस वक्त पारित हुआ था, अगर इसके बारे में बता दें तो देखिए, संगठन बनना था उसमें था जो एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया, ये इंग्लैंड में पारित हुआ था। 2 देश के सरकार ने यहाँ से पारित किया था। जैसे अगर देखा जाए, एक है, देखिए नाम सुने होंगे आप लोग, यूके, इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके। यूके में अगर देखा जाए तो इसमें इंग्लैंड है, इंग्लैंड, दूसरा है वेल्स, तीसरा है स्कॉटलैंड। तो 3 गो देश यूके में शामिल होता है। जब यूके कहेंगे तो 3 देश, सॉरी यूके नहीं, ब्रिटेन कहेंगे तो 3 देश कहेंगे। अगर ब्रिटेन, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ब्रिटेन कहेंगे तो 3 देश आएगा, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड होगा। और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया जाए तब उसको यूके कह देंगे, यूके, यूनाइटेड किंगडम। जैसे इसमें आएगा इंग्लैंड तो है ही, उसके बाद वेल्स आ जाएगा, वेल्स और स्कॉटलैंड और एक है उत्तरी आयरलैंड। ये आपके लिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उत्तरी आयरलैंड। तब पूछा जाए कि अगर देखा जाए ब्रिटेन में कितने देश हैं, तो ब्रिटेन में एक देश नहीं है। जैसे हम लोग को शासन किया था तो ब्रिटेन ही शासन किया था, सिर्फ इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड के साथ साथ भी देश थे जो था वेल्स और स्कॉटलैंड था, क्योंकि इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया थी और जो राजा थे प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत में आए थे, वेल्स के थे, नाम से जानते होंगे आप लोग, प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स एक देश है, यानी ये तीनों देश मिल करके जब एक साथ यूनाइटेड एक हुआ तब बना ब्रिटेन। और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया गया तो बना यूके। मेरा प्रश्न इस दोनों से नहीं है, इस प्रश्न का है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो पारित हुआ था 1707 में। इसमें 2 देश की संसद से पारित किया गया था, एक देश था वेल्स और दूसरा था स्कॉटलैंड। इन दोनों देश के संसद से पारित किया गया था कि हम लोग इंग्लैंड के साथ एक मतलब रहेंगे और एक संगठन के रूप में रहेंगे और हम तो अपना पहचान एक मतलब संगठित देश के रूप में करेंगे। तो ये पारित हुआ था कब, तो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। क्लियर है। आपसे अगर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ब्रिटेन में कौन कौन सा देश शामिल है, यूके में कौन कौन सा देश शामिल है, तो आप इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे के एग्जाम में भी आपके साथ रहेगा, आपको काम दिलाएगा, नंबर आपको बढ़ा देगा। आपका ऑप्शन हुआ ये 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। कहाँ में पारित हुआ था, तो वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 2 देश के संसद से पारित किया गया था। यही नियम, सेम नियम दोनों देश के पारित हुआ था, ताकि दोनों देश एक ही नियम को पारित करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, इंग्लैंड के साथ जुड़ेंगे, तब एक संघ मतलब एक संगठन बनेगा। और एक जैसे अगर नाम सुनते हैं यूएसए, उसी के साथ एक और नाम बता दें यूएसए में आज शायद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूएसए में आज 50 देश शामिल है और 50 देश मिल करके एक बनाया है यूएसए, जो हम लोग अमेरिका का नाम से यूएसए बोलते हैं। और इसके जैसा एक और है जैसे एक और नाम सुना है यूएसएसआर, जो इसको शायद नहीं है, इसका विघटन हो गया है, यूएसएसआर। देखिए इसमें भी कई देश था, लगभग यूएसएसआर में 18 देश तो 18 देश तो बट गए हैं, 18 देश अलग इसको से हुए 1991 में। इसका 1991 में विघटन हुआ। 1917 के आसपास में रूस की क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद से यूएसएसआर बना था और बहुत बड़ा साम्राज्य बना था यूएसएसआर। और पूरा देखा जाए विश्व मानचित्र में तो सबसे पहला यही बना यूएसएसआर। ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। इसमें कई देश मिले थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अमेरिका के चालों द्वारा सभी देशों को अलग करवा दिया गया। जैसे आप नाम सुने होंगे या युद्ध भी देख रहे होंगे, वर्तमान समय चला यूक्रेन और रूस के बाद। यूक्रेन पहले इसे कहीं से था, जैसे यूक्रेन हो गया, मोल्डोविया हो गया, बेलारूस हो गया, ग्रीस, थ्रेस, ये सब देश था, सब इसी का हिस्सा होने वाला था। ये यूएसएसआर का देश है। उसी प्रकार से ये संगठन ये भी है, यूके है, ये ब्रिटेन है। अब ये प्रश्न के साथ साथ हम लोग इतना अध्ययन भी कर लिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या है, 1789 ईस्वी के 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। मतलब 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ था। यह भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो बोलेंगे 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और उस समय पूछा जा रहा है
कि किस वंश का शासक था, फ्रांस में कौन से वंश का शासन था। तो ये तो अंदाजा तुक्का भी लगाइएगा तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज़्यादा वंश शासन किया है तब बुर्बो वंश का इतिहास रहा है। उन्होंने ज़्यादा क्रूरताएँ भी मानव पर किया है, लोगों पर किया है, तब बुर्बो वंश का शासक ही किया है। कुछ अगर इतिहास में नाम भी आया है तो उनके चलते भी आया है, क्योंकि ये सबसे विख्यात कुख्यात भी कह सकते हैं, ये राजा था, मतलब वंश था। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा कौन, बुर्बो वंश का। अगर यदि इससे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 1789 ईस्वी क्रांति के समय वहाँ का राजवंश तो बुर्बो वंश था ही, राजा इसका कौन था, तो बताइएगा लुई 16वां। लुई 16वां राजा था, लुई 16वां, याद रखिएगा। लुई 10 और 6 और 16 ऐसे लिखा रहेगा आपको, तो इसको बोलेंगे लुई 16वां, या हिंदी में लिखा रहे लुई 16वां। 10 6 लिखा रहेगा, या तो ऐसे लिखा रहेगा लुई 16 का लिखा रहेगा, ये लिखा रहा है 16 रोमन अंक में, या तो ये लिखा रहा है लुई 16, या तो हिंदी में लिखा लुई 16वां था। ये लुई 16वां था किसके समय, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय। आप थोड़ा सा आपसे 9वां से प्रश्न पूछते हैं, या शायद आप कहानी पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति में, तो बता सकते हैं। बताइए कौन फ्रांस बुर्बो वंश का राजा था, कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, और कौन राजा था कहता था कि मेरी इच्छा ही कानून है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, एक बार पढ़े होंगे 9th क्लास में। नहीं पढ़े हैं तो हमारा 9th क्लास का सीरीज आने वाला है, उसमें जरूर भाग लें और उसको अवश्य देखें, क्योंकि आपको बहुत इतिहास अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। जितना इतिहास में घटना है ना, बिल्कुल कहानी की तरह आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ बताना थोड़ा सा उचित नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। आपका ऑप्शन होगा कौन, देखिए सी, बुर्बो वंश का होगा। और उसमें राजा कौन था इसका, लुई 16वां था, याद रखिएगा लुई 16वां राजा था। लुई 16वां को ही राजा था, इसको गिलोटिन पर चढ़ाया गया था, इसको मूड़ी काट दिया था वहाँ की जनता ने। फिर लुई 17वां बना, फिर लुई 18वां बना। लुई 18वां के बाद से फ्रांस में बुर्बो वंश के बाद हमेशा समाप्त हो गया था, और यहाँ लोकतंत्र के स्थापना हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। खैर कहानी तो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे ही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या करा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए नेपोलियन संहिता कहिए या नेपोलियन कोड कहिए, नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया था। देखिए नेपोलियन के बारे में कहा जाए, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका जन्म हुआ था कर्सिका के अजासिर नामक द्वीप पर हुआ था। इसका पिता का नाम था कार्ले बोनापार्ट था, और ये एक सेना के रूप में भाग लिया था। और शुरुआत के समय में यह सेना ही था, धीरे 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 सेना कमांडर के साथ ये क्या करता, बहुत अच्छा खासा काम करता है। इनको मतलब ट्रेनिंग भी ले लिया, ट्रेनिंग लेने के साथ साथ एक बड़ा सेना बन गया, और इन्होंने अपना संचालन करना शुरू कर दिया। और संचालन करते करते समझे कि बहुत देश में अपना प्रचार किया और बहुत देशों का एकीकरण किया। इतनी लोकप्रियता इनकी बढ़ गई थी कि जहाँ जाते थे पूरे यूरोप को भाई बताते थे, कैसे पूरे यूरोप भाई भाई हैं, पूरे यूरोप के जितना भी लोग हैं सब भाई हैं। जहाँ भी जाते थे तो वो पूरा उस देश के लोगों को एकीकरण की बात करते थे, कहते तुम हम लोग इस देश के हैं, एक देश के हैं, एक देश के लोग हैं, एक ही लोग हैं, आपस में मिलकर रहना चाहिए। अर्थात एकता का नारा दिया था और भाईचारे का नारा दिया था। मेरा कहने का मतलब ये था कि पूरे यूरोप में एकता का और भाईचारे का अर्थात बंधुता का जो नारा दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। और उन्होंने अगर देखा जाए उन्हें तो वो फ्रांस में एक कानून लागू किया था, मतलब इनका नाम था कानून का नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन कोड लोकप्रियता कोड था, लोगों की इच्छा पर था और लोगों के राय, मतलब ये कोड अच्छा था, फेमस था। तो हुआ था 1804 ईस्वी से पारित हुआ था, 1804 ईस्वी में। देखा जाए नेपोलियन के बारे में तो नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना भी किया था, नेपोलियन का सम्राट भी बना था। एक ऐसा बैंक भी स्थापना किया था कि ताकि लोग अपना इनकम अर्थात पैसा इकट्ठा कर सके। मुख्य रूप से अगर इस प्रश्न पर चलते हैं तो प्रश्न करा नेपोलियन संहिता मतलब नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था, तो ये 1804 ईस्वी में। अब यही बताया जब प्रश्न पूछा कि नेपोलियन कोड कब समाप्त हुआ था, कब समाप्त हुआ था, किसने किया था, तो ही ऑस्ट्रिया का चांसलर राजा मेटरनिक ने किया था। और मेटरनिक ने 1815 ईस्वी ने इस पूरा व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इसी को वियना कांग्रेस कहते हैं, वियना कांग्रेस जो वियना में हुआ था। और इस नेपोलियन के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को पूरा तहस नहस कर दिया गया और फिर से राजतंत्र को ला दिया गया था। यह किसके द्वारा, तो मेटरनिक के द्वारा। किसके द्वारा, याद रखिएगा मेटरनिक के द्वारा, क्योंकि ये इतिहास में ना मेटरनिक कुख्यात के रूप में समझ, क्योंकि नेपोलियन अच्छा था, मेटरनिक बीच में नहीं आता ना, इनका समर्थन कर लोग नहीं रहते ना। तो नेपोलियन के समय से ही फ्रांस क्या होता, स्वतंत्र हो जाता, क्योंकि स्वतंत्रता के अगर पहल देखा जाए सीढ़ी की शुरुआत है तो नेपोलियन के समय से ही माना जाता है पूरे यूरोप में। देखिए चित्र भी आपको दिखाया गया होगा, जैसे क्या था, एक डाकिया है, पूरा चिट्ठी को क्या करता, पूरा बिखरा आता है, पूरा बिखरा था। लेकिन दूसरा इमेज दिखाया गया होगा, पूरा बिखरा हुआ चिट्ठी को एक किया गया होगा उसमें, तो देखेंगे उससे समझिएगा कि पूरा जो अलग अलग बिखरा हुआ था ना, पूरा एक हुआ। और जैसे नेपोलियन फिर भारा हट गया तो फिर जैसे चिट्ठी एक हुआ था फिर धीरे धीरे अलग बट गया, मतलब फिर से बिखर गया था।
तो ऐसा फिगर किताब एनसीईआरटी में कैसा है देख लीजिएगा आप देख करके उसको बताइएगा, कमेंट उसमें कीजिएगा कि देखिए उसमें क्या हमने सीखा चित्र के माध्यम से। कई चित्र उसमें दिखाया गया है कि मक्खी का चित्र है, मकड़ी का चित्र है। ये चित्र बताता है वहाँ की घटनाओं को याद दिलाता है, वो घटना से प्रेरित है वहाँ के। देखिए आपका ऑप्शन हुआ 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था, पारित किया गया था। नेपोलियन कोडेक्स को भी कहते हैं। अगला प्रश्न कर पढ़ते हैं। आप हमारे सेशन में बने रहिएगा क्योंकि मज़ेदार आने वाला है, क्योंकि इसी तरह से कहानी भी हम आपको कहते रहेंगे और आप सुनते रहिएगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न सीखते रहिए, सुनते रहिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़ा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रश्न से ना पूरा जर्मन की कहानी समझ में आ जानी चाहिए और लिख भी ले सकते हैं इस जर्मन से। देखिए, अगर जर्मनी के बारे में कहा जाए तो बिस्मार्क ने जर्मन के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से क्या पूरा रूप से 3 युद्ध लड़ा। 3 युद्ध लड़ा। कौन कौन सा युद्ध लड़ा? तो एक युद्ध लड़ा था 1866 ईस्वी में, 1866। एक युद्ध लड़ा 1870 ईस्वी में, एक लड़ा था 1864 ईस्वी में, 1864, 64, 66, 70। यही 3 गो लड़ा था। यही 3 गो युद्ध में बिस्मार्क ने जर्मन को एकीकरण कर लिया। 1864 में किसको लड़ा था? 1864 ईस्वी में डेनमार्क से लड़ा था और प्रासा और ऑस्ट्रिया दोनों मिल गया। प्रासा और ऑस्ट्रिया मिला और मिलने के बाद से डेनमार्क से युद्ध किया और डेनमार्क को हरा दिया था। किसका था? डेनमार्क को। और वो हराने वाला यही बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने कूटनीति क्या किया कि 1864 में प्रासा का शासक था, ये बिस्मार्क था, शासक नहीं था, इसको बनाया गया था। और ऑस्ट्रिया से समझौता किया, कहा ऑस्ट्रिया से बात किया कि हम लोग क्यों ना मिल जाएं, एक हो जाएं और डेनमार्क को हरा दें, क्योंकि पड़ोसी था दोनों मिल गया। ऑस्ट्रिया कहा कि हमें उससे क्या मिलेगा, तो कहा कि एक राज्य आप रख लीजिएगा, 2 क्षेत्र था, एक क्षेत्र आप रख लीजिएगा। कौन कौन क्षेत्र था? तो क्षेत्र था होल्स्टीन, सेल्सविक और होल्स्टीन, 2 क्षेत्र था। तब क्षेत्र दोनों जीता, तो सेल्सविक ऑस्ट्रिया को मिल गया और होल्स्टीन यही प्रासा रख लिया। अब सेल्सविक और होल्स्टीन नक्शे पर अगर देखें तो मज़ेदार ये होता है कि जो ऑस्ट्रिया को जो जगह दिया गया था बीच में दिया गया था, ताकि कभी भी मामला अगर युद्ध का हो, लड़ाई का हो, ऑस्ट्रिया हमसे आगे न बढ़ सके, किनारे पर नहीं दिया गया, उसको बीच में दिया गया। जैसे यूँ ही कहें कि बीच में अगर एक ज़मीन है और इसमें 2 भाई को बंटवारा करना है, तो बीच में एक छोटा भाई को इसे दे दिया। अब ये बीच वाला कहाँ रास्ता इसको देगा? रास्ता निकल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया को जो क्षेत्र दिया है प्रासा ने, जो बीच में दे दिया, तो फिर बाद में प्रासा ने इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावना भड़काया। जर्मन के लोगों के बारे में कहा कि आप लोग जर्मन के हैं, जर्मन की सभ्यता होनी चाहिए, जर्मन की संस्कृति पालन कीजिए, ऑस्ट्रिया अलग देश है। इसलिए यहाँ के लोगों ने मुद्दा भड़का एकीकरण का, और यहाँ के लोग अपने राजा जो थे, यहाँ ऑस्ट्रिया भैया था, उसको यहाँ मारना शुरू कर दिए। तब ऑस्ट्रिया की बात जाना, तो प्रासा से कहा कि वहाँ थोड़ा सा आंदोलन हो रहा है, हम सेना भेज सकते हैं। प्रासा कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सेना नहीं जान देंगे, हवाई मार का भी उपयोग नहीं करने देंगे आपको, स्थल मार का क्या। बेचारा देखते रह गया, कहा टुकड़ देखते रह गया। बीच में बाद में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच में लड़ाई हो गया, लड़ना पड़ा कि हमसे युद्ध लड़िए। यही युद्ध को कहते हैं सेडोवा का युद्ध, जो 1886 में लड़ा गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया को हरा दिया था और प्रासा जीत गया था। प्रासा जीतने के बाद से पूरा इसको एकीकरण इटली ने मिला लिया था। ये 66 में हुआ था। और 1827 में क्या हुआ था? फ्रांस से लड़ गया। ये प्रासा ना फ्रांस से लड़ गया, क्योंकि लड़ा ये प्रासा किस लड़ा? प्रासा और फ्रांस, प्रसिया और फ्रांसीसी लड़ाई कह सकते। तो प्रासा और फ्रांस लड़ा। ये फ्रांस में लड़ाई हुआ क्या था? ये युवराज के मुद्दा को लेकर के हुआ था। युवराज मतलब राजा बनने के मुद्दा पर हुआ था। जैसे ही प्रासा और फ्रांस में लड़ाई लड़ा, तो फ्रांस बिल्कुल पराजित हो गया, हार गया, क्योंकि फ्रांस 2 जगह लड़ रहा देख रही थी। अपनी सेना इटली के साथ देख रही थी, जर्मन के साथ भी था, इटली के भी साथ था, और एक देश है यूनान के लिए भी वह मतलब सहयोग कर रहा था। तो 3 जगह से कोई देश नहीं लड़ सकता है, जीत नहीं सकता, इसलिए फ्रांस के हाथ हार गया था। और यही हारने के बाद 1870 ईस्वी में एक यूरोपीय शक्ति का अंत, दूसरी यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ था। कहा जाता है कि यूरोप में पहले फ्रांस का दबदबा बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे 1870 ईस्वी में सडाउन का युद्ध हुआ, इस युद्ध के तहत फ्रांस हार गया था। पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया कि जर्मन अब पावरफुल देश बना। और यही 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। 1871 ईस्वी में यही फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मन अपने आप को शक्तिशाली देश घोषित किया और पूरे यूरोप पर दबदबा रह गया। यहाँ तक एकीकरण करने फ्रांस का कुछ हिस्सा को रख लिया। फ्रांस का 2 क्षेत्र, राइनलैंड को भी अपने क्षेत्र में कब्जा कर लिया, कहा कि वो भी मेरा है। जब फ्रांस से छीन लिया वो भी राइनलैंड, यही राइनलैंड के खातिर इंग्लैंड में युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। फ्रांस जब पावरफुल बना, फिर आपस में दोनों हो गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा एकीकरण में कितने लड़ा युद्ध बिस्मार्क ने? 3 गो। 1864 ईस्वी में किसके साथ? डेनमार्क के साथ युद्ध किया।
दूसरा 1866 ईस्वी में युद्ध किया, किसके साथ किया था? तो ऑस्ट्रिया के साथ। कहानी बतला दी, कूटनीति किया, उसको हरा दिया। फिर 70 में युद्ध किया, किसके साथ? फ्रांस के साथ युद्ध किया। अब संधि भी कहा गया था, 3 संधि हुआ, 3 युद्ध लड़ा है ना। जब कितने संधि किए? तो 3 संधि किया था। कितने संधि? 3 संधि, याद रखेगा। 3 संधि किया था, 3 लड़ाई लड़ा, 3 को संधि किया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मजेदार प्रश्न था, तो क्योंकि इससे पूरा जर्मन याद हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। मेरा मकसद यही है कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको पूरा कहानी बता दिया जाए, ताकि आपको पूरे प्रश्न पर ध्यान रहे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? पूछा जा रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? मतलब 1815 ईस्वी में मेटरनिख ने वियना सम्मेलन में लाया था। उस सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था? कौन भाग लेगा? जिसको फायदे होंगे वो भाग लेगा, जिसको क्षेत्र मिलेगा भाग होगा, जिसके सहाय मतलब जो लोग एक थे पहले से, जिनका विचार मानना था कि हम पूरे यूरोप में फिर से राजतंत्र चाहेंगे, वो भाग लेगा। राजतंत्र को बढ़ावा देने वाले भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लिया था? देखिए, तो यहाँ ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। ये ब्रिटेन का है तो इंग्लैंड ही अभी थोड़ा देर पहले बताया होगा कि ब्रिटेन कहेंगे तो 3 देश मानिएगा, या 3 देश फिक्स है कि ब्रिटेन में 3 देश शामिल था उसमें। तो ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये तीनों मिल गया था। तीनों ऑस्ट्रिया का ही समर्थन कर रहे थे। अब बेचारा जर्मन का नहीं गया था, इसलिए जर्मन को कई भागों में बांट दिया गया। इटली का नहीं गया था, इटली कई भागों में बांट दिया गया। यही तो था, ये लोग चाहते थे। यहाँ जर्मन में इटली समय एकीकरण हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा खासा काम किया था एकीकरण के पद पर, इसलिए यहाँ के लोग नहीं गए थे। तो जर्मन को यह कहेंगे, इसका ऑप्शन कौन हुआ? जर्मन राष्ट्र इसमें वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। अगर इटली भी पूछता तो इटली नहीं था। इटली के साथ इटली भी नहीं था, वहाँ इटली भी इसका कोई इंटरेस्ट नहीं चाहता था कि हम इसमें भाग लें। तो आपका ऑप्शन कौन? जर्मनी। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न करा है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की मतलब करा है कि एक पवित्र संघ हो, वियना कांग्रेस की स्थापना हो, किसने पारित किया था वियना के बारे में? तो आपका ऑप्शन होगा ये रूस ने पारित किया था, क्योंकि शक्तिशाली देश यही था, रूस था। ये वियना पारित किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? फिर से वापस दोबारा क्वेश्चन आ गया। यंग यूरोप और यंग इटली पार्टी, ये 2 पार्टी क्या था मेजनी ने। देखिए, मेजनी ने पार्टी का स्थापना किया था। मेजनी। एक पार्टी क्या था? यंग इटली। सिर्फ इटली के युवाओं को कहा कि आप लोग यंग हैं, एक हो जाइए। 1830 ईस्वी में किया था। और एक बनाया था यंग यूरोप पार्टी। ये बनाया था 1834 ईस्वी में। 1834 2 पार्टी बनाया। मेजनी कार्बोनारी गुप्त संगठन था, उसका सदस्य था। कार्बोनारी, कई बार पूछा गया कि किसका सदस्य था? तो कार्बोनारी का सदस्य था। और इसके साथ साथ देखा जाए तो मेजनी आदर्शवादी अधिक था, अधिक कहेंगे, लेकिन व्यवहारिक कम था। व्यवहारिक कम था, मतलब बात अच्छे बोलते थे, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो लागू नहीं इनके द्वारा होता था। मतलब 100% लागू नहीं होता था, 10% 5% लागू हो, लेकिन बात बोलते थे 100% के लिए। इसलिए कहा गया था कि आदर्शवादी अधिक थे, व्यवहारिक कम था। तो प्रश्न था, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कब किया था यंग इटली? 1830 में से। यंग यूरोप पार्टी कब किया था? 1834 में। डेट भी याद रखें, क्योंकि डेट भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको बता दिया गया। ये गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, ये जीवाड़ी, ये अलग क्षेत्र से है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? फ्रांस के किस राजा ने कहा था? ठीक है, फिर वही आ गया। हम आपसे प्रश्न पूछे थे, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोले थे कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने कहा, फ्रांस का कौन सा राजा कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मतलब मैं ही क्षेत्र हूँ। एक और राजा था जो कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, जो हम चाहेंगे वो हमारा कानून बनेगा। कौन कहा था? ये प्रश्न आपसे फिर से पूछ लिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसमें प्रश्न कराए, फ्रांस का किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करेंगे। मतलब कहा था ये कि अंग्रेजी शासन, जो राजा है ना अंग्रेज के, उसके तरह हम शासन नहीं करेंगे, उससे अच्छा हम चाहेंगे कि लकड़ी काट के अपना जीवन बिता लें। मतलब कहना मिलता था, क्योंकि इंग्लैंड में एक क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। उस क्रांति को बोला जाता है गौरवपूर्ण क्रांति। और गौरवपूर्ण क्रांति में वहाँ से समझा जाता है कि वहीं से लोकतंत्र की शुरुआत मान सकते हैं कि वहाँ एक पार्टी की शुरुआत हुई थी, एक द हेग पार्टी, द ट्योरी पार्टी। 2 पार्टी बनी थी, और पार्टी में दोनों पार्टी संघर्ष किए थे, और दोनों पार्टी ने मिल करके उस देश का विकास किया, लोकतंत्र को बढ़ावा देने का शुरुआत किया था।
तो कहा कि हम लोकतंत्र क्यों अपनाएंगे। कि फ्रांस में राजा था बुरो वंश का, ये राजतंत्र चाहता था ये लोग, इसका वंश कहता था कि मैं राज हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, फिर स्वतंत्र की बात क्यों इसमें बोलेगा। तो इसलिए कहा था कि कौन कहा था। तो उसमें देखिए 4 दशम यहाँ का है नहीं, 4 दशम यहाँ के नहीं, ऑस्ट्रिया के है। 4 दशम सॉरी फ्रांस के भी है। ये लुई नेपोलियन भी नहीं, नेपोलियन पापा सॉरी पोप बोनापार्ट होगा, पापा लिखा गया है, ये टाइपिंग से गलती है। और ये होगा आपका लुई 16वां। कौन थे? लुई 16, क्योंकि लुई 16वां 1789 ईस्वी के फ्रांस जैसी क्रांति के समय यही था। 1789 से फ्रांस था। लुई 16वां कहता था कि एक अंग्रेजी शासन, अंग्रेज के राजा की तरह हम शासन नहीं करेंगे, उससे अच्छा कि हम लकड़ी काट कर अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन उसकी तरह हम शासन नहीं चलाएंगे। याद रखेगा। फिर से आपसे प्रश्न पूछ लिया है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है। याद रखिए 9वां सा प्रश्न है, ये कहानी आपको बताया भी जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या करा, प्रसा का शासक कौन था। देखिए प्रश्न है, प्रसा का शासक कौन था। प्रसा, वही प्रसा जो जर्मन का क्षेत्र था। पहले पूरा जर्मन कई भाग में था, मेन जर्मन का आत्मा कहा है तो प्रसा ही था। प्रसा से ही एकीकरण की शुरुआत हुई थी। और प्रसा का शासक था कौन था। ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुएल, ए विलियम प्रथम। तो प्रसा का शासक था विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया था। जो प्रसा का शासक था ये विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया एकीकरण करने के लिए, कि बिस्मार्क को बुलाएंगे। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, अपनी कूटनीति से जर्मन का एकीकरण कर लिया। और बिस्मार्क ने एक रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। नीति को कहा था रक्त एवं लौह की नीति किसने लागू किया था, तो बिस्मार्क ने ही लागू किया था रक्त एवं लौह की नीति। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था प्रसा का शासक कौन था, तो विलियम प्रथम था, विलियम प्रथम। थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ प्रश्न पूछता है कि विलियम प्रथम से पहले शासक कौन था। प्रसा के शासक जो विलियम प्रथम यहाँ था एकीकरण के समय, लेकिन विलियम प्रथम से पहले कौन था, तो होगा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। याद रखिएगा, पूछा गया यह भी प्रश्न है कि प्रसा के शासक जर्मन एकीकरण से पूर्व प्रसा का शासक कौन था, जर्मन एकीकरण से पहले कौन शासक था। तो इससे पहले शासक था वही फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था। याद रखिएगा। और ये है बने हैं विलियम प्रथम, बने हैं विलियम प्रथम किसके समय, तो यानी जर्मन एकीकरण के समय बने हैं। अगला प्रश्न कर पढ़ते हैं। प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि कई बार पूछे भी गए हैं। प्रश्न कराए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में भी है, किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, रूस को, जर्मन को, तुर्की को, यूनान को। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा था, तुर्की को पूरे यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। याद रखिए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। एक पता प्रश्न पूछते हैं कि किसने कहा था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। इसका मतलब हुआ कि फ्रांस में जो व्यवस्थाएं लागू होगा पूरे यूरोप में लगभग लागू होंगे। फ्रांस में अगर राजा पिटाएगा तब पूरे यूरोप में राजा पिटाएगा। अगर फ्रांस में लोकतंत्र लागू होगा तब पूरे यूरोप में लोकतंत्र लागू होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई तो पूरे यूरोप में क्रांति बढ़ गई थी। आप ऑप्शन जरूर बताइए किसने कहा था। आपको ऑप्शन दे दें, मेटरनिक, लुई 14वां, नेपोलियन बोनापार्ट। 3 ही ऑप्शन देते हैं, 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर बताइएगा कौन होगा से। फिलहाल प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा था यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब क्यों कहा था, कहानी में विशेष चर्चा किया जाएगा इसकी। प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। संघ में कई संघ है, देखिए ट्रांसपेरेंट संघ, सिसलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से किसी नहीं। ट्रांसपेरेंट, सिसलपाइन, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात किया जाए नेपोलियन में तो जर्मन में राइन संघ की स्थापना किया था। जर्मन में राइन संघ, राइन राज्य भी कह सकते हैं इसको, राइन संघ की स्थापना किया था। और यही इटली में देखा जाए तो इटली को 3 संघ में बांटा था। 3 में कौन कौन था, एक ट्रांसपेरेंट था,
सिसलपाइन था, दो तो यहाँ दिया गया ऑप्शन में है, एक नहीं दिया गया है, इसका नाम था लिंगुलियन। याद रखिएगा, ट्रांसपेडेंट, सिसलपाइन और लिंगुलियन, ये तीनों इटली का है। और ये है राइन संघ कहते हैं इसको, राइन संघ या राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। इसका ऑप्शन हुआ सी, राइन संघ की स्थापना किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न है किस संधि द्वारा, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, किस संधि द्वारा पूछा रहा है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान, यानी कह रहा है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। मतलब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र, पूरे रूप से स्वतंत्र हुआ था किस संधि के तहत। ये संधि महत्वपूर्ण है, आप डाउटफुल इसमें हो सकते हैं, क्योंकि एक संधि मतलब एक संधि के नाम से जाना जाता है, एक घटना हो इसी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये वियना की संधि तो नहीं, वियना के द्वारा तो नहीं, क्योंकि वियना 1815 में हुआ था। इसका ऑप्शन होगा बी, कुस्तुनतुनिया की संधि, ये हुआ था 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में। अब पूरी तरह से यूनान स्वतंत्र हो गया था, पूरी तरह से यूनान स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ का राजा बना था ऑटो, यूनान का शासक बना था कौन? ऑटो। याद रखिएगा कि 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, और यहाँ के राजा कौन बने थे? ऑटो। कुस्तुनतुनिया की संधि है, याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। यह कुस्तुनतुनिया का संधि, ध्यान दीजिएगा, कुस्तुनतुनिया का पतन की बात की जाए तो अलग है, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य, बेंजेंटाइन साम्राज्य की चर्चा होगी कुस्तुनतुनिया के पतन में। लेकिन यहाँ का कुस्तुनतुनिया की संधि कब थी? 1832 में हुआ था। उसके बाद से राजा यहाँ बना था कौन? ऑटो था। एक संधि और यहाँ मिलता है, ये एड्रियानोपुल की संधि, ये एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। इस संधि में क्या हुआ था कि जो तुर्की हार गया था और यूनान जीत गया था। तुर्की के समर्थन में केवल मिस्र की सेना आई थी, और यूनान के समर्थन में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों की सेना आई थी। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्रवाई किया था तुर्की पर, और तुर्की सरेंडर बोल दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। और वहाँ से चला गया, लेकिन पूरा तरह से 100% से गया नहीं था, लेकिन 100% से यूनान स्वतंत्र हुआ। ये हुआ कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। क्लियर है? याद रखिए, कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया का पतन अलग है, जो आपको 8वां क्लास में पढ़ाया था या 9वां क्लास में, दोनों में मिल जाता है, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा कहानी जोड़ते हुए आगे क्लास में बढ़ता है हिस्ट्री। इस हिस्ट्री थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होता है, और कहानी के साथ पढ़ेगा तो आपको इंटरेस्ट लेगा। अगला प्रश्न कर पढ़ते हैं, 42वां प्रश्न कराए, यंग यूरोप पार्टी का स्थापना किसने किया था? हम ये प्रश्न 3 बार चर्चा कर चुके हैं, इसी सेशन में कर चुके हैं, शुरुआत के समय के बीच में, एक लास्ट में अभी आने वाला है। तो यंग यूरोप पार्टी का स्थापना किया था मेजनी ने। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेजनी ने यंग यूरोप पार्टी का स्थापना किया था। यंग इटली पार्टी का स्थापना किया था। कार्बोनारी का सदस्य था, आदर्शवादी अधिक था, व्यवहारिक कम था। मेजनी के बारे में ही लिखा था। अगला प्रश्न कर पढ़ते हैं, प्रश्न क्या पूछा रहा है? प्रश्न का है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ध्यान दीजिए, पूछा है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ पर था? ये आप क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए कि आंदोलन कहाँ एक आंदोलन हुआ था, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था एकीकरण करना था, इटली के एकीकरण करने का मुद्दा चला था, और यह हुआ था कहाँ में हुआ था? तो आपको होगा इटली, ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न क्या करा है? प्रश्न है मेटरनिक कौन था? देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, 2 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है, रिटर्न पूछा गया आपसे। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का राजा, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जोर नहीं जार कर सके तो रूस का जार होता है, रूस का जार, फ्रांस का सम्राट, पर्सा का चांसलर। तो पर्सा का चांसलर तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। यही मेजबानी कर रहा था वियना कांग्रेस का, वियना कांग्रेस का अध्यक्षता यही कर रहा था, मेन लीडर ग्रुप में यही था। 1815 में हुआ था। तो आपका मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्लियर है? आगे बढ़ें अगला प्रश्न को। शायद प्रश्न आपको पूरे तरह से समाप्त हो गए होंगे, क्योंकि जितना पूछेगा प्रश्न था, एक प्रश्न था, एक प्रश्न ये था 45। लास्ट प्रश्न होगा शायद। देखिए प्रश्न का है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भी प्रश्न दोबारा चर्चा हो चुका है, पार्ट 1 में देखिएगा, तो उसमें बताया गया कि 1810 ईस्वी में कार्बोनारी का स्थापना हुआ था। 1815 ईस्वी में तो हुआ था, ये वियना कांग्रेस हुआ था। 1830 ईस्वी कई घटनाएं मिला था, 1830 ईस्वी तो कई घटना 2-3 घटनाएं से मिला है। 1848 में भी घटना, 1830 क्रांति, 1848 क्रांति, खुद क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1830 क्रांति, 1848 क्रांति। 1815 ईस्वी में कब हुआ था? वियना कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा ये, 1810 ईस्वी में कार्बोनारी की स्थापना हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1628 की क्रांति के बाद
फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। पूछा रहा है कि 1830 का क्रांति हुआ था, उस समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। फ्रांस में 1830 की क्रांति, एक 1848 की क्रांति, दो क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट थे। फ्रांस में 1830 की क्रांति के समय बुरो वंश का विकास शांत हुआ था और एक नया वंश वहाँ स्थापना हुआ था। तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा राजतंत्र था, जो राजतंत्र पूरा समाप्त हो गया था। बुरो वंश पूरा समाप्त था, संवैधानिक मतलब काम पर चर्चा होता और गणराज्य की तरह हुआ था। संवैधानिक राज नहीं, निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया था, संघीय शासन व्यवस्था नहीं, संवैधानिक राजतंत्र नहीं होगा, हाँ संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो गया था। चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। ठीक है, प्रश्न करा लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती करा, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती से कई गो प्रश्न बन चुके हैं, पार्ट 1 में भी हमने बता दिया था। देखिए, एक लाल सेना, पहला है लाल सेना, लाल सेना, दूसरा है लाल कुर्ती, लाल कुर्ती, ये दोनों तो आपको 10 में मिल जाएगा। एक है लाल कुर्ती, लाल सेना, आंदोलन, आंदोलन, 3 गो है। लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने, जो आपको यूरोप में रूस में मिलेंगे। लाल कुर्ती का स्थापना किया था गैरीवाल्डी ने, इसकी सेना था गैरीवाल्डी। इन्हीं सेना की सहायता से गैरीवाल्डी ने सिसिली और नेपल से बुरो वंश का अधिकार समाप्त कराया था और वहाँ लोकतंत्र स्थापित, मतलब वहाँ उसको इटली ने मिला दिया था। लाल कुर्ती का अंत किया था ये अब्दुल गफ्फार खान बोलते हैं इसको, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भारतीय इतिहास से जुड़े। खान अब्दुल क्या लिख दिए, खान अब्दुल गफ्फार खान इसको बोलते हैं, इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ऑप्शन देखिए लाल कुर्ती गैरीवाल्डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न पूछा रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की घटना का जो जन्म है अब किस घटना से माना जाता है, किस समय से कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की जन्म हुआ था, राष्ट्रवाद शुरुआत हुआ था। ऑप्शन ए पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। किस समय से हुआ था, आप कौन प्रश्न जरूर करेगा। ये आपका लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप नए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।